वेलकम टू अभिति क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिति क्लासेस में। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हर दिन हम लोग देखते हैं टॉप 25 में आज आपके लिए है पाचन तंत्र एवं पोषण। पाचन तंत्र एवं पोषण से वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए सभी प्रश्न जो आपके लिए लेके आए हुए हैं, इसलिए आप लास्ट तक जरूर वीडियो देखें, क्योंकि आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। और दूसरी बात, संघर्ष करिए जरूर, संघर्ष से मत भागिए, क्योंकि बिना संघर्ष को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये छोटे छोटे कदम आपको शिखर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है अपना कि मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, तो मछली में ऐसा कौन सा पोषक तत्व यहाँ पर पाया जाता है? तो आप देख रहे हैं कि ओमेगा 3 जिसे आप फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये जो है मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है ओमेगा 3। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा संघर्ष तो जरूर जिंदगी में होना चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और अपना अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। देखिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो क्या? उचित पोषण तो बिल्कुल जरूरी है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उचित पोषण होना ही होना है। नियमित व्यायाम अगर नहीं होता है तो वो स्वास्थ्य बिल्कुल उत्तम नहीं होगा। उचित रहन सहन भी होना चाहिए उत्तम स्वास्थ्य के लिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उपर्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा कि उपर्युक्त सभी। देखिए, जबकि स्वास्थ्य का जो WHO ने कहा था, WHO के द्वारा अगर स्वास्थ्य की परिभाषा देखी जाए तो स्वास्थ्य का तात्पर्य होता है कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से जो स्वस्थ अवस्था होती है। ठीक है, जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो स्वस्थ होगा उसी का जो है उत्तम स्वास्थ्य माना जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर अपना चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया आप सभी को? चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। और ये हमेशा आने वाला प्रश्न है कि घेंघा या गोइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? गोइटर आपने सुना होगा, घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से घेंघा या फिर गोइटर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तब इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि थायराइड ग्रंथि जो होती है ना, वो बड़ी होकर फूल जाती है। ठीक, थायराइड ग्रंथि जो है वो बड़ी होकर फूल जाती है। अब यह जो है इसी से, है ना, इसी से गर्दन भी बिल्कुल मोटा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल मोटा हो जाएगा गर्दन। इसको आप जो है बिल्कुल कॉलर के जैसे दिखाई देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी कमी से, किसकी? आयोडीन की कमी से जो है घेंघा या फिर गोइटर नामक रोग होता है। और अगर पूछा जाए कि आयोडीन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आयोडीन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जैसे कि दूध। ठीक है, दूध से भी, समुद्री भोजन से भी, जो समुद्री भोजन है उससे भी आयोडीन प्राप्त करते हैं। और जो हम आयोडीन नमक का सेवन करते हैं उससे भी हमें आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया आपका घेंघा या फिर गोइटर नामक रोग के बारे में पूरा डिस्क्राइब। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिए, आनुवांशिकता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि भाई आनुवांशिकता क्या है ना, यानी कि आपके जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो भी प्रभावित करेंगे वृद्धि को। आहार किस प्रकार से है आपका? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ये सभी हैं कि नहीं? आहार में एक संतुलित भोजन है कि नहीं? ये भी आपके वृद्धि को प्रभावित करता है। उसके साथ साथ व्यायाम आप किस तरह से करते हैं, ये भी वृद्धि में बहुत ज़्यादा, है ना, क्या होता है भाई? प्रभावित करता है वृद्धि को। उसके साथ साथ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये सभी जो है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब वृद्धि क्या है? वृद्धि का तात्पर्य होता है कि शारीरिक रूप से, है ना, शरीर में लंबाई, चौड़ाई, भार, ये सभी जो बढ़ते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम वृद्धि के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको? चलिए अगला प्रश्न है कि टाइलिन पाया जाता है। बिल्कुल आपने सही गेस किया होगा कि टाइलिन पाया जाता है लार में। ठीक है,
टाइलिन क्या है भाई? एंजाइम है। टाइलिन क्या है? एंजाइम है। ठीक है, अब टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। ठीक है, अब ये काम क्या करता है भाई? ये काम करता है जो स्टार्च होता है ना, जो स्टार्च है उसको माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का काम करता है। क्या? लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलो आ जाओ, अगला प्रश्न है यहां पर आपका, पाइसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं। ठीक है, पाइसीकरण है ना, तो इमल्सिफाइड जिसको आप कहते हो, तो इसके पश्चात जो वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा, तो किस एंजाइम द्वारा किया जाएगा? तो भाई वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पाइसीकरण के पश्चात जो है वसा का पाचन जो है लाइपेज के द्वारा किया जाता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अब ये क्या करता है जो है 90 से 95% लिपिड्स को पचाने में सहायक क्या होता है भाई? लाइपेज आपका, है ना। लाइपेज जो है लिपिड्स या फिर वसा जिसको आप कहते हो, है ना, वसा या फिर लिपिड्स। अब जो है यहाँ पर 90 से 95% जो है क्या करता है भाई? ये एंजाइम होता है, जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या करता है? वसा का पाचन। अब इसमें जो 5% बचते हैं या फिर जो भी बचे हुए वो होते हैं, है ना, लिपिड्स जो होते हैं वो मल के साथ बिना पचे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या भाई? ये हो गया आपका लाइपेज एंजाइम, और इसी के द्वारा जो है क्या करते हैं भाई? पाइसीकृत वसाओं को मोनोग्लिसराइड, है ना, मोनोग्लिसराइड एवं वसीय अम्लों में विखंडित करता है और वसा का जो है पाचन करता है। किसके द्वारा भाई? हमने देखा कि किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। ठीक है, लाइपेज क्या है? एक एंजाइम है, याद रहेगा। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है। जो एमाइलेज एंजाइम है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट्स पर। किस पर? कार्बोहाइड्रेट्स पर, क्योंकि जो एमाइलेज है वो क्या है? एक एंजाइम है और कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में कार्य करता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में कार्य करता है। और यह जो है कहाँ पर भाई? यह अग्नाशय और लार ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। शरीर में कहाँ? अग्नाशय और लार ग्रंथियों में उत्पन्न होता है। उसके साथ साथ जो है स्टार्च, ग्लाइकोजन और पॉलीसेक्राइड्स को माल्टोज नामक शर्करा में तोड़ने का काम होता है एंजाइम एमाइलेज का काम। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब भी आप सुनते होंगे किसी को जॉन्डिस नामक रोग हो जाता है ना, पीलिया नामक रोग हो जाता है। अब इसमें होता क्या है भाई? प्रभावित क्या होता है? तो जो आप यकृत कहते हो ना, यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, ठीक है, लीवर को हम यकृत कहते हैं, तो इसमें प्रभावित क्या होता है? पीलिया में यकृत जो है प्रभावित होता है। ठीक है, लीवर प्रभावित होता है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि इस रोग में जो है यकृत कोशिकाएं रुधिर से, है ना, यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलरूबिन को ग्रहण नहीं कर पाती। किसको? बिलरूबिन को ग्रहण नहीं कर पाती। अतः जो पीला बिलरूबिन होता है ना, जो पीला बिलरूबिन रुधिर में ही रहकर पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है भाई? त्वचा पीले पड़ जाते हैं, है ना, त्वचा पीले पड़ जाते हैं। और आप देखते होंगे आंख भी पीला पड़ जाता है ना, आंख भी पीले पड़ जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है कि जो जॉन्डिस है या फिर जो पीलिया है यह एक घातक रोग हो सकता है, या फिर इसमें जो है मृत्यु भी हो सकती है। तो यह किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। चलिए आ जाइए अब अगले प्रश्न पर। यहां पर क्या कहा जा रहा है? ध्यान से देखिए कि एक खिलाड़ी की यकृत में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा होती है लगभग। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि यकृत में अगर पूछा जाए, लीवर में, है ना, तो एक खिलाड़ी की लीवर में संचित ग्लाइकोजन की मात्रा कितनी होती है? 70 से 100 ग्राम, 70 से 100 ग्राम जो है कहाँ पर संचित होता है ग्लाइकोजन? लीवर में। ग्लाइकोजन क्या होता है भाई? ग्लाइकोजन जो है यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्लाइकोजन की मात्रा कितने होनी चाहिए भाई? 70 से 100 ग्राम। ठीक है, अब अगर ये पूछा जाए कि मनुष्यों में सर्वाधिक ग्लाइकोजन कहाँ पर संचित होता है, तो आप कहोगे कि कंकाल मांसपेशियों में। कंकाल मांसपेशियों में सर्वाधिक ग्लाइकोजन संचित होता है। लगभग कितना?
तो 500 ग्राम, कितना, 500 ग्राम जो है ग्लाइकोजन की मात्रा होती है कंकाल मांसपेशियों में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग है। ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग, तो जब भी ये पूछा जाए तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु जो लीवर है ना, लीवर, यह उत्तरदायी अंग माना जाता है। अब जो है इसमें हम ग्लाइकोजन है ना, जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और पेशियों में संचित रहता है, यकृत और पेशियों में, है ना, लीवर। ठीक है, तो कंकाल मांसपेशियों में कितना मैंने बताया था, 500 ग्राम, और जबकि यकृत में पूछा जाए तो 70 से 100 ग्राम। ठीक है, 70 से 100 ग्राम। और इसका अणुसूत्र अगर पूछा जाए तो C6H12O6 होता है। ठीक है, अणुसूत्र अगर पूछा जाए तो C6H12O6 इसका अणुसूत्र होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ, अगला प्रश्न है कि इनमें से कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन है। कैल्शियम की प्राप्ति का जब भी पूछा जाए साधन, तो आप सबसे सुपर, जो सबसे अच्छा है वो दूध है। क्या, दूध को जो है कैल्शियम की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, क्योंकि 100 ग्राम दूध में कितना, 100 ग्राम दूध में आप जो है 12% क्या पाते हैं, 12% जो है क्या पाते हैं भाई, कैल्शियम जो है राइबोफ्लोविन B2 जिसको आप कहते हो ना, B2 जिसको कहते हो, या फिर जो है राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हो, कितना, 12%। 100 ग्राम में 12% क्या होता है, B2, विटामिन B2 होता है, विटामिन B2 हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ B12 आप जानते होंगे, तो B12 की मात्रा होती है 18%। 18% क्या होती है, B12 की मात्रा, और उसके साथ साथ 11% तक क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। 11% क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है 100 ग्राम दूध में। ठीक है, अगर इसकी जो कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी भोजन में, तो आपके जो उपापचयी क्रिया होते हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो क्लियर हो गया भाई, 11% क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं 100 ग्राम दूध में। इतना हो गया क्लियर। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर है कि खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए, क्योंकि, जी हाँ, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे इस प्रश्न को कि जब भी कोई खिलाड़ी दौड़ करता है, रनिंग करता है, तो उसके जो पसीना होता है ना, उसके जो शरीर से पसीना निकलता है वो ऐसा होता है भाई, बिल्कुल नमकीन टाइप का होता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई उससे जो है नमक की मात्रा कम हो जाती है, नमक की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये जो है क्या पूरा करेगा भाई, पसीना निकलने वाली वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर यह बिल्कुल सही होगा कि पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए। ये हो गया क्लियर आपका। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है कि जब आप शराब पीते हैं, उसका लगभग 10 से 15% आपके निम्न में से किस में अवशोषित होता है। तो जब आप शराब पीते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति, आपको नहीं कह रहे हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो 10 से 15% आपके निम्न में से किस में अवशोषित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यह जो है पेट के द्वारा, किसके द्वारा, स्टमक के द्वारा जो है क्या कर दिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो सबसे अधिकतम पाचन होता है वो कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का अधिकतम पाचन छोटी आंत में हो जाता है ना। अब आंतरीय रस कहाँ से निकलता है भाई, छोटी आंत से। छोटी आंत से आंतरीय रस निकलते हैं। ठीक है, अमाशयी रस जो है आपके HCl और पेप्सिन कहाँ से भाई, आपकी छोटी आंत के दीवारों में पाचन ग्रंथियां होती हैं, वहीं से आंतरीय रस निकलते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा कि 10 से 15% आपके निम्न में से किस में अवशोषित होता है, तो पेट में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। समय जरूर लगेगा, लेकिन जो भी समय दे रहे हैं आप, बिल्कुल हर एक प्रश्न आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। इतना तो आप याद रखिए कि थोड़ा सा समय भले से लग रहा है ना, लेकिन आपको 24 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है। मानव शरीर के पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। जो अपेंडिक्स होते हैं, ठीक है, जो अपेंडिक्स होते हैं मानव शरीर में, तो उसका उपयोग हम क्या करते हैं, तो उसका उपयोग होता है कि पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने में। अब ये किस प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं, चलिए उसको हम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है भाई। ये उदर के नीचे जो है दाईं तरफ एक पाउच जैसा होता है, कहाँ पर, उदर के नीचे एक
है ना, पाउच जैसा इसका होता है अपेंडिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो है छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ से निकलती हैं वहीं पर ये पाउच लगा हुआ होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है, यह करता है जो जीवाणुओं का संरक्षण करता है, जो अपने पाचन क्रिया में सहायक होता है ना। क्या अपेंडिक्स जो है पाचन क्रिया में सहायक होता है और जीवाणुओं से संरक्षण करता है। और जब यह संक्रमित होता है, क्या जब संक्रमित हो जाता है उसी को आप एपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हो। जब जो है अपेंडिक्स जो है संक्रमित हो जाता है इसको कहते हैं एपेंडिसाइटिस, है ना, एपेंडिसाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर जो है सर्जरी या फिर उपचार ना किया जाए, किसी मरीज का सर्जरी और उपचार ना किया जाए तो उससे क्या होता है, अपेंडिक्स भाई वहां पर जो पाउच जैसा तो होता ही है, अगर वो फट गया तो संक्रमण जो है पूरे शरीर में फैलने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो कहने का तात्पर्य कि पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने में अपेंडिक्स का प्रयोग होता है। ठीक है, हो गया क्लियर आपको। चलिए आ जाइए अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कोष्ठक, है ना, कोष्ठबद्धता का कारण होता है, कोष्ठबद्धता का कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। तो इसका कारण ये है कि जब भी पानी की मात्रा कम लेंगे, पानी की कम मात्रा लेना जो है कोष्ठबद्धता का कारण बन सकता है। और इसके पीछे जो है ना, इसमें होता क्या है कि जब भी जो है ना, इससे होता क्या है, कब्ज का रोग जो है जब भी फैलने लगता है, कब्ज जब भी होता है तो वही है कोष्ठबद्धता, या फिर पानी की मात्रा आप कम लेंगे तो कब्ज को जो है आप नहीं रोक सकते हैं। और यह बुरी आदत होती है कि जब भी आप समय से मलमूत्र का त्याग नहीं करते हैं तो कब्ज होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसका रोग है कि भाई पानी की कम मात्रा लेना, यह बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अमाशय से निम्नलिखित में से कौन सा अमाशयी रस स्रावित होता है। अमाशयी रस कहने का तात्पर्य, तो भाई अमाशय से जो है यानी कि स्टमक से आपके हाइड्रोकोलिक यानी कि HCl, है ना, HCl के साथ साथ पेप्सिन अमाशयी रस स्रावित होता है। यानी कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन ये दोनों आपके अमाशय से स्रावित होते हैं। ठीक है, अमाशय से स्रावित होते हैं। अब इसका काम क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं ग्रहण किए गए आपके जो भोजन होते हैं उसको क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, अम्लीय बना देता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। अब इसमें क्या होता है भाई, जैसे आप भोजन करते हैं तो उसमें जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने का काम किसका होता है, HCl का काम होता है ना। HCl का काम होता है, जो जीवाणु होते हैं आपके भोजन में उसको नष्ट करने का काम HCl का होता है। उसके साथ साथ जो पेप्सिन, है ना, पेप्सिन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से प्रोटीन को अधिक छोटे भागों में तोड़ देता है। क्या, पेप्सिन जो है प्रोटीन को किसकी सहायता से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सहायता से पेप्टोन्स और अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल का पूरा लास्ट जो है ना, लास्ट वो है स्टेप है अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में जो है प्रोटीन को तोड़ दिया जाता है किसके द्वारा, पेप्सिन के द्वारा। हो गया क्लियर आपको भाई, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। हो गया क्लियर। तो हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है जीवाणु को नष्ट करना, जबकि पेप्सिन का काम होता है कि अमीनो अम्ल में विखंडित करना प्रोटीन को। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जॉन्डिस नामक रोग, आपने सुना होगा कि पीलिया जो रोग होता है निम्न में से कौन सा लाभकारी है। कहा जाता है कि जब भी किसी को पीलिया या फिर जॉन्डिस नामक रोग हो जाए, ठीक है, जब भी किसी को पीलिया या फिर जॉन्डिस नामक रोग हो जाए तो उसमें कहा जाता है कि जो गन्ने का रस होता है, क्या, जो गन्ने का रस होता है वह बहुत ही लाभकारी माना जाता है। और यह जो है किसको इफेक्ट पड़ेगा भाई, यह जो है प्रभावित करता है लीवर को, यकृत को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है। यहाँ पर अब आप खुद ही देख लीजिए भाई, हृदय तो कोई पाचन नहीं करता है, मस्तिष्क कोई पाचन नहीं करता है ना, फेफड़े जो कोई पाचन का कार्य नहीं जबकि ये श्वसन का कार्य करते हैं। जो आंत आपका है, चाहे वो छोटी आंत हो या फिर बड़ी आंत हो, ये जो है क्या करते हैं भाई, ये पाचन का काम करते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर मैंने बताया आपको छोटी आंत और बड़ी आंत, ये हो गए दो भागों में। एक कैसे हो गया, ये आंत जो है दो भागों में, एक छोटी आंत और ये बड़ी आंत। तो जो छोटी आंत है, क्या, छोटी आंत को तीन भागों में आप बांट दो। कौन कौन से, ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम में हो गया, फिर जेजुनम हो गया, ठीक है ना, जेजुनम, और लास्ट में इलियम। ठीक है, ये इलियम हो गया। क्लियर हुआ आपको, छोटी आंत बड़ी आंत। छोटी आंत को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाई, ड्यूडेनम,
जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये तीनों आपके आंत हो गए, छोटी आंत के भाग। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर याद रखो कि स्टार्च का अच्छा स्रोत है, स्टार्च का अच्छा स्रोत है। तो जब भी पूछा जाए कि भाई सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाएगा, तो यहाँ पर गेहूं को आप जो है सर्वोत्तम स्टार्च का स्रोत लगाते हैं। ठीक है, अब जो है स्टार्च क्या है, तो मैंने इसके पहले आपको बताया कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, क्या जटिल कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्टार्च क्या है, स्टार्च जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ग्लूकोज अणु का बहुलक है, क्या ग्लूकोज अणु का बहुलक होता है। अब ये मिलते कहाँ पर हैं, तो ये जो है डबल रोटी, अनाज और स्टार्च वाली सब्जी, सभी दाल जितने होते हैं, चना, मूंग, राजमा, है ना, ये जो है इसी में मिलते हैं। उसके साथ साथ जो है ये काम क्या करते हैं, इनका जो बुनियादी कार्य होता है ना, वो क्या होता है, दिमाग की तंतु प्रणाली को ऊर्जा या फिर ताकत प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। आ जाओ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि को व्यक्त करता है। ये प्रश्न आपके सामने आ चुका है और मैं बता चुका हूं इसको पहले से ही कि भाई वृद्धि शब्द का अर्थ है कि आकार में बढ़ना। क्या होता है, आकार में बढ़ना, लंबाई और वजन में परिवर्तन होगा तो आप कहोगे कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब जो है जब भी शरीर या इसके भागों की वृद्धि के बारे में वर्णन किया जाता है तो इसका अर्थ यह होता है कि लंबाई, आकार, ऊंचाई, भार में बढ़ना, और इसका हम मापन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो मापन कर सकते हैं जब भी वृद्धि को व्यक्त किया जा सकता है, किसमें, लंबाई और वजन में परिवर्तन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लोहे से क्या निर्मित किया जाता है, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिसे हम आहार से प्राप्त करते हैं। तो लोहे से निर्मित किया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन। क्या हीमोग्लोबिन जो है लोहे से निर्मित किया जाता है, और लोहा को हम Fe से आयरन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, अगर इसकी कमी हो गई, किसकी, भाई हीमोग्लोबिन की या फिर लोहे की कमी हो गई, तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या, एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसको आप रुधिर क्षीणता के नाम से जानते हो। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन आपने सुना, मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था कि जो ग्लोबिन है, क्या ग्लोबिन एक प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, याद रहेगा। और जबकि हीम क्या है, हीम जो है लाल रंग का पदार्थ होता है। अब जब लाल रंग का पदार्थ होता है तो हीम का जो वलय होता है, ठीक है, वलय में क्या पाया जाता है भाई, आयरन की मात्रा होती है। वलय में क्या होती है भाई, केंद्रीय भाग में क्या, आयरन की मात्रा होती है, किसमें, हीम में, यानी कि लाल रंग के पदार्थ में। ठीक है, इसीलिए इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसी के साथ मैंने बताया था कि 15 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 100 ग्राम खून में। ठीक है, 100 ग्राम रुधिर में जो है 15 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है भाई, तो ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। क्या, ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो हमने यहाँ से इतना सब कुछ सीखा 21वें प्रश्न नंबर से। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एनीमिया यानी कि रक्त की कमी, जो मैंने अभी आपको बताया, का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई इसको तो आप बिल्कुल तुरंत बता देंगे कि एनीमिया जो है मुख्य घटक जो है हीमोग्लोबिन की, क्या, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी जो है एनीमिया रोग, है ना, एनीमिया रोग फैलाने का मुख्य घटक होता है। ठीक है, अब यह क्या होता है भाई, रक्तहीनता ना हो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जो है यकृति, है ना, यकृति मांस, अंडे, सूखे मेवे, पालक, केला और हरी पत्तीदार सब्जियों का सेवन करोगे। इससे क्या होते हैं भाई, यहाँ से हमको मिलते हैं आयरन। क्या मिलते हैं, आयरन, जिससे हमें हीमोग्लोबिन की कमी शरीर में नहीं होगी। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रेप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। क्या है, ग्लिसरीन के रूप में कहाँ पर परिवर्तित किया जाता है। तो इसको कहाँ पर करते हैं, छोटी आंत में। कहाँ पर, छोटी आंत में जो है क्या होता है भाई, अग्नाशयी लाइपेज, है ना, या फिर इसको हम स्ट्रेप्सिन या फिर, है ना, ये क्या है, यह है एक लाइपो, है ना,
लाइपोलिटिक, हाँ, एक लाइपोलिटिक एंजाइम है और यह वसा को वसीय अम्लों एवं ग्लिसरीन में परिवर्तित करता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है और यह क्रिया कहाँ पर, छोटी आंत में होती है। ठीक है, कहाँ पर संपन्न होती है, तो छोटी आंत में संपन्न होती है। तो यह हो गया भाई आपका अग्नाशयी लाइपेज या फिर स्ट्रिएप्सिन के नाम से जिसको जानते हो। ठीक है, यह क्या करता है भाई, वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। कहाँ पर, छोटी आंत में। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है, तो भाई आयरन जो है कहाँ पर होता है, तो अंडे, मांस, पनीर, हरी सब्जियां और इनमें से सभी। यहाँ पर जो आपका सबसे सही उत्तर होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये जो लोहा है या फिर आयरन जिसको आप कहते हो, तो ये हीमोग्लोबिन पैदा करने में सहायक होते हैं। क्या करने में, तो हीमोग्लोबिन पैदा करने में सहायक होते हैं। और प्रतिदिन हमको कितना, 10 ml 10 मिलीग्राम 10 mg है ना, 10 mg आयरन की आवश्यकता होती है। हर दिन जो है कम से कम 10 मिलीग्राम जो है आयरन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और आज का जो अंतिम प्रश्न होगा उसके पहले मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आज का जो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न होगा, उसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें, उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। वसा न केवल हमारे स्वाद को बढ़ाता है बल्कि हमारे की रक्षा करता है। भाई वसा का काम है कि स्वाद को बढ़ाना, उसके साथ साथ किसकी रक्षा करना होता है, तो वह जो है हमारे बाल की रक्षा करते। क्या, बाल की रक्षा करते हैं कौन, वसा जो है हमारे बाल की भी रक्षा करते हैं और स्वाद को भी बढ़ाता है। ठीक है, ये हो गया आज का टॉप 25 पाचन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्न हो गए हैं और आगे भी आपके लिए वीडियो तैयार है। आप लगातार बने रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।